अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। राज बब्बर एक्स एक्टर। हम बचपन में कहीं ना कहीं कोई फिल्म देखते तो ये जो है बातें कर रहा होता था। खैर आज ये सियासत में आ गया, बहुत आसान काम है सियासत में, तनख्वाहें पैसा भी मिलता रहता है वगैरह। लेकिन 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 बीजेपी कानून बनाती है रात को और सुबह उसको लागू कर देती है। ऐसे तो अमेरिका भी रात को कानून बनाता है, अगले दिन वो हमला कर देता है। ऐसे जनाबे वाला यूट्यूब रात को पॉलिसी बनाता है, सुबह यूट्यूब चैनल डिलीट कर देता है। ऐसे जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो है वो सोसाइटी के अंदर ऊंचे मर्तबे के हैं, रात को कानून बनाते हैं और सुबह उसको लोगों पर लागू कर देते हैं, अपने मातहतों पर। तो बीजेपी रात को कानून बनाती है, सुबह लागू कर देती है और अपने मतलब के कानून चला रही है। इसके अलावा जो राज बब्बर ने आज बातें की हैं वो सुनने की हैं, और वीडियो के एंड पे मैं भी आपके लिए बहुत जबरदस्त चीजें लेके आया हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। का आभार प्रकट करता हूं। मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो जान की अमान चाहता हूं। जिस तरह के हालात आज बन गए कि संसद में सर कलम करके किसी के कदमों पर रखते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सर कलम करने की बात करते हैं, और इनके मंत्री जो हैं, उनके विधायक जो हैं, उनके सांसद जो हैं, वो खड़े होकर मंचों पर शोक सभा के नाम पर शोक सभा की बात करते हैं। उसमें संवेदना नजर नहीं आती, बात नजर आती है बंदूकों की, बात नजर आती है गोलियों की, बात नजर आती है, बात कही जाती है लाठियों की, बात कही जाती है रेखाएं खींचने की। मैं उस शहर में पैदा हुआ हूं और आप मुझे 1 मिनट दे रहे हैं जिस शहर में मैंने मुसलमान को, मुल्ला को राम राम कहते हुए सुना है, और हिंदू को जब गमछा बांध के जमुना के किनारे से निकल रहा होता है तो कहता है मौलाना साहब सलाम वालेकुम। मैं उस खसखसलत का आदमी हूं। मैंने वो ऊंचाइयां पे चढ़ाई पे चढ़ते हुए उस घर में रहा हूं, कोयला वाली बस्ती में, जहां पर लोगों को मैंने उस शरणार्थी रहते थे, वो चालने वाले सरदार को कहते थे सत श्री अकाल। मौलाना भी कहता था और वो हिंदू भी कहता था। लेकिन आज हमारे साथी ने उस तरफ से बोला सिखों की बात करते हैं। मैं सिखों की बात या मुसलमानों की या हिंदुओं की बात करने नहीं आया हूं। मैं एक उस बेटे की बात करने के लिए आया हूं। मैं उस मां के उस बेटे के लिए बात करने के लिए आया हूं। मैं उस पति की बात कहने के लिए आया हूं। मैं उस बाप की बात कहने के लिए आया हूं जिसका 25 तारीख को कत्ल हुआ है, जिसकी हत्या हुई है। हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए, मैं वो कहने के लिए आया हूं। लेकिन उस हत्यारे के बिना पर आगरा, जो दुनिया के अंदर मोहब्बत का शहर कहलाता है, सिटी ऑफ लव, जिसके बारे में हिंदुस्तान को पहचानने की अगर कोई खिड़की है तो ताजमहल है, आगरा है। ये वो सूरदास का शहर है, ये वो शहर है नजीर अकबर आबादी का, ये शहर है मोहब्बत का, जहां पर शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत को देखने के लिए दुनिया के लोग उस शहर के सामने तस्वीरें खिंचवाने आते हैं, उस पटरी पर बैठते हैं। मुझे मालूम है गृह मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, और मैं इसलिए भी उनका आदर करूंगा कि उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने मोहब्बत की बात को, वहां पर चाहे कुछ भी रहा हो पार्टी का, लेकिन उन्होंने मोहब्बत के साथ में वहां के लोगों का दिल जीतने का कोशिश किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अगर वहां पर किसी एक व्यक्ति की अगर वहां पर हत्या हुई थी, मैं वहां पर हत्या वाली जगह पर खड़े होकर मैंने इनको फोन किया था, मुख्यमंत्री ने मेरा फोन उठाया था और उस हत्यारे को सजा देने के लिए उन्होंने वादा किया था, जबकि इन्हीं की पार्टी का एक सभासद था। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, आज मैं फिर आपसे गुहार करने के लिए आया हूं। आज आप इस देश के गृह मंत्री हैं। मैं आप माननीय महोदय कहें तो मैं बैठ जाऊंगा। ये बात आगरा की नहीं है, ये बात उस मोहब्बत के शहर की है जिसको नफरत की प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं उस शहर की बात कर रहा हूं, आगरा शहर। मैं बोलता बहुत कम हूं चेयरमैन साहब, मैं कभी कभी बोलने की कोशिश करता हूं, मैं रोज रोज नहीं बोलता हूं, लेकिन जब बोलता हूं तो यहां से बोलता हूं और मुझे बोलने दिया जाए। मैं आज उस शहर की बात कर रहा हूं जिस शहर के अंदर मामूली लोग सिर्फ इसलिए वहां पर चलते हैं कि मुझे उसके साथ में रोजगार करना है। वो हिंदू की दुकान थी या मुसलमान की दुकान थी, बात ये नहीं है। उस दुकान पे काम करने वाला कौन था? अभी बंद करो। कैसे बंद कर दूं? अब तो खुलने का समय आया, आप कहते हैं बंद कर दूं। ये दुकान नहीं है, ये इंसानियत की उस चौखट को ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। वो आरएसएस, वो बीजेपी के लोग वहां पर खड़े होकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और यहां पर बैठकर वो लोग आज कहते हैं कि हम इस देश के अंदर हम
विकास की राजनीति करना चाहते हैं। ये राजनीति विकास की नहीं हो रही, ये राजनीति नफरत की हो रही है। और नफरत को पालने वाले वो लोग जिन लोगों को 2 बार से अगर सांसद बने हैं और मंत्री बने हैं, बिल्कुल सही कहा हमारे साथी ने, वो डिग्री क्या है मुझे नहीं मालूम, वो कहां पढ़े हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन जो जबान वो बोल रहे हैं वो एक अनपढ़ से भी गई गुजरी जबान है। वो इंसान की जबान नहीं, बल्कि ऐसे शख्स की जबान है। राक्षस कहना छात्रों को, अगर ये कहना कि ये कुत्ते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा व्यक्ति। हम सब यहां मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जो यहां से बमुश्किल 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है, जहां देश के कानून बनाए जाते हैं, या आज हम ये कहें कि देश के कानून, जो बने हुए कानून हैं, उनको बदला जाता है। आज की ये चर्चा अभिषेक जी और लीगल टीम को बधाई है इस बात की कि आपने ऐसे वक्त में की है जिसकी जरूरत थी, इसलिए ये चर्चा और भी प्रासंगिक बन जाती है। साथियों, संविधान बनाने वाले, संविधान को आकार देने वाले लोग कोई सामान्य नहीं थे। कुछ के चेहरे नजर आते हैं और कुछ का नाम सुनते ही सम्मान के साथ में गर्दन झुक जाती है। वो तपे हुए विद्वान थे जिन्होंने संघर्षों से सीखा था। मैं लीगल जबान में ना जाकर, सच्चाई ये कि उन्होंने अपनी जवानी को जेलों की शिक्षों में निकाला। इस देश को आजाद करने के लिए देश के लोगों में घूम घूम कर उनको समझा और सत्ता की ज्यादतियों को भी समझा। उन लोगों ने इस लोकतंत्र को बनाया, संविधान रचा और उसके बाद ये तय किया कि ये तभी फले फूलेगा कि इसकी शक्तियों को केंद्रित नहीं बल्कि विकेंद्रित किया जाए। और यही संघवाद की नींव भी है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र और शासन दोनों मिलकर काम करें और इस देश के लोगों को मजबूत करें, देश की समस्याओं को लेकर उनके साथ खड़े हों, उनके लिए लाभ और हित की बात सोचें। लेकिन आज ये सब नहीं है। बार बार राहुल गांधी जी ने इस कहा कि न्याय, सम्मान और समृद्धि का पहला जरिया है एक पारदर्शिता। और शायद सबसे पहले 2014 के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और इस पारदर्शिता को खत्म करने की कोशिश की गई। लोकतंत्र चलता किन चीजों से है? लोकतंत्र की पहली शर्त है कि पावर, शक्ति, वो किसी एक जगह केंद्रित ना हो जाए। परंतु आज देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग देश की सत्ता पर बैठकर ये सोच नहीं रहे, बल्कि ये अपने आप को साबित कर रहे हैं। वो शक्तिपुंज बनना चाहते हैं और उसी की जद्दोजहद में लगे हैं। लेकिन सिद्धांत तो अडिग होता है। अगर शक्ति केंद्रित होगी तो सत्ता के काम आएगी,
और शक्ति अगर विकेंद्रित होगी तो जनता के काम आएगी। ये बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी यहां विराजमान हैं। मैं अपनी बात को दोबारा से पकड़ते हुए कहूंगा कि संविधान रचयिताओं ने इस लोकतंत्र को चलाने के लिए 3 स्तंभ बनाए। विधायिका, नहीं देखिए ऐसे नहीं, सेशन कार्यपालिका एक पूरा और न्यायपालिका। संयम बरतिए। क्या कभी हमारे संविधान को आकार देने वाले निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि एक दिन कोशिश की जाएगी कि ये सारी शक्तियां एक व्यक्ति में समा जाएं? लेकिन वही हो रहा है। व्यक्ति और उसकी सीमित मंडली कानून बना रही है और कानूनों को बनाने के बाद लागू करवा रही है और लागू करवाने के बाद उस पर अपना न्याय का फैसला भी सुनवा रही है। ये इतने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के पास शक्तियां हैं, लेकिन वो शक्तियां मिलती किसको हैं? राहुल गांधी का कहना है, हमारे संविधान रचयिताओं का कहना है कि ये शक्तियां तभी मिलती हैं जब जवाबदेही हो, और जवाबदेही नहीं होगी तो ये शक्तियां छिन भी सकती हैं। एक बात, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड मजबूत होगा, वो तभी होगा जब ये लोकतंत्र की शक्तियां विकेंद्रित होंगी। लेकिन आज धीरे धीरे लोकतंत्र को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। आज राजभवन में बैठे हुए सर्वोच्च व्यक्ति को वही केंद्र उसको सम्मानित और अच्छा मानता है, सही मानता है, जो विपक्ष की सरकारों को बुरी तरीके से प्रताड़ित करता है, उनको परेशान करता है। अगर यही लोकतंत्र है तो आज उस आह्वान को जो सुबह राहुल जी ने दिया है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा, और आप पर, खासकर वकील साहिबान पे बहुत भरोसा दिया है। और आप सबसे हम इतना ही कहेंगे, हो सकता है कि आपके साथ पांव उतनी मजबूती से ना चलें, लेकिन आपके साथ साथ चलेंगे। दौड़ ना सके लेकिन आपके पीछे पीछे जरूर चलेंगे। हम सबको लड़ना है और हमारे पास में आज की तारीख में एक ही जवाब है कि हमें लड़कर अपने लोकतंत्र को फिर से बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से आपको सिंघवी जी बहुत बहुत बधाई। तो मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो जिसमें राज बब्बर एक्स एक्टर मुसलमानों के हक में बात कर रहा था और बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा था। इस्लाम कहता है कि देखो तफरीका नहीं डालो, भारत की पहचान इत्तिहाद है,
हर मुल्क की पहचान इत्तिहाद है, पाकिस्तान की पहचान भी इत्तिहाद है। अगर बीजेपी कौम को बांटती है तो वो भारत की सदियों पुरानी रूह को ख़त्म कर रही है। सलाम और आदाब की रिवायत को सियासत की नज़र न करें, ये तहजीबी वर्सा है जिसे बीजेपी तोड़ रही है। सलाम हम कहते हैं कि आप हेलो ब्रदर कह लिया करें और आदाब सर कह लिया करें। आदाब सर में ये होगा कि भाई हम मुस्लिम हैं, पता चल जाएगा, ये कह लिया करें। और वो जो बोलते हैं हिंदू या सिख वो कहते रहें, ठीक है। तो ये तहजीबी वर्सा है। कानून सबके लिए होना चाहिए। बीजेपी अपने लिए कवानीन बनाती है मगर आम तौर को आम आवाम को इंसाफ नहीं मिलता। और पार्लियामेंट का मकसद बदला नहीं इंसाफ है, मगर बीजेपी ने इसे अपनी ताकत का आला बनाया हुआ है। हिंदुस्तान का हर शहरी इंडियन है, चाहे हिंदू मुस्लिम या सिख हो। बीजेपी इसे क्यों भुला रही है? शहरियत के नाम पर तफरीक, CAA NRC ये मुल्क को जोड़ने नहीं तोड़ने का मंसूबा। मैं आज पढ़ रहा था, एक बच्ची पाकिस्तान में पैदा हुई और फैमिली इंडिया शिफ्ट हुई। अब क्या है, अब इंडियन हुकूमत इस बात पे जोर दे रही है कि इस बच्ची को, ये पाकिस्तानी बच्ची है, इस बच्ची को वापस पाकिस्तान भेज दो। नया तनाज़ा खड़ा कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको कहते हैं हिंदू मिजाज। हिंदू मिजाज, अपना कोई फायदा नहीं है। बच्ची पाकिस्तान भेज दो, दूसरे का बेड़ा गर्क कर दो, तबाह कर दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 7 राफेल गिरने के बाद आप यही करेंगे। सठिया जो गए हैं जनाब आली, क्या कर सकते हैं। अच्छा, कत्ल का किसास हो या इंसाफ, ये सब के लिए बराबर होना चाहिए, मगर बीजेपी सिर्फ अपने केसों पर जोर देती है। कानून साज इदारा सबका है, बीजेपी ने इसे पार्टी ऑफिस बना रखा है। पार्लियामेंट में अक्सरियत ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, मगर बीजेपी ने इसे जुल्म का जरिया बना रखा है। हिंदुस्तान का आइन सेकुलर है, बीजेपी का रवैया आइन के आर्टिकल 14, 15 और 25 की खुली खिलाफ वर्जी है। मोहब्बत बांटने वाले हिंदुस्तान को नफरत की सियासत में बदलना गद्दारी है। राज बब्बर जैसे लोग गवाही दे रहे हैं कि भारत का देहात भी अमन का पैगंबर था। और जनाब वाला, अगली बात मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि सिर्फ मुसलमान ही टारगेट क्यों? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीजेपी सवालों का जवाब देने की बजाय मुखालिफ को देशद्रोही कहती है, और ये जमहूरियत नहीं है। पुलिस और इदारे सबके हैं, इन्हें पार्टी टूल बना दिया गया है, इसको ना बनाएं। अगर सब भारतीय हैं तो फिर हम और वो की तकसीम गलत होगी। बीजेपी की पॉलिसियाँ किसान, मजदूर, तलबा और आम आवाम के मसाइल भुलाकर सिर्फ मजहबी तकसीम पर फोकस करती है। देखिए, मुसलमान इतने अमन पसंद हैं, जब आपने कहा अजान स्पीकर में नहीं होगी, सारा इंडिया बुझ गया है। अल्लाह का नाम, वही अल्लाह है जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसने ज़मीन आसमान सारी चीज़ों को मुझे आपको बनाया है, उसी का नाम तुम लोगों ने रोका है। देखना होता क्या है आगे। अल्लाह ऊपर है ना, वही करेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। बीजेपी की पॉलिसियाँ किसान, मजदूर, तलबा और आम आवाम के मसाइल भुलाकर सिर्फ मजहबी तकसीम पर फोकस करती है। कत्ल हो या किसी पर जुल्म, किसास हर शहरी के लिए यकसा होना चाहिए, पार्टी के हिसाब से नहीं। क्या बीजेपी बता सकती है कि उसने पार्लियामेंट में मुल्क जोड़ने के कितने कानून पास किए थे? कोई एक भी नहीं। नफरत से वोट मिल सकता है मगर मुल्क नहीं बच सकता। हिंदुस्तान जमहूरियत है, एक पार्टी की जागीर नहीं है। लिहाजा यहाँ अक़लियतें, मुस्लिम और हिंदू, सिख, ईसाई सब इंडियन बन के रहेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।